नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को लाल किले की प्राचीर पर पीछे की पंक्ति में बिठा दिया गया। इसे लेकर कुछ दिनों से बातें चल रही हैं और लगा कि सबने सारी बातें कह दी हैं तो अब इसमें क्या बचा होगा। फिर भी बीच बीच में कोई कुछ लिख देता है, बोल देता है कि राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बिठाकर ठीक नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें भी 5वीं कतार में बिठा दिया गया। यह भी उसी विवाद का हिस्सा है कि खड़गे साहब को अपमानित किया गया है। राहुल गांधी ने इस पर खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने बयान तो दिया है कि कांग्रेस के नेताओं को लाल किले पर अपमानित किया गया है। टीवी पर इसे लेकर बहस भी हुई। राष्ट्र के नाम संबोधन से ज्यादा चर्चा बैठने बिठाने को लेकर हो गई है। टीवी की एक बहस में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को जब यह खंडन करते सुना कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से पीछे की सीट नहीं मांगी थी, तब थोड़ा अजीब लगा कि क्या यह तर्क दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद से पीछे की सीट मांगी होगी। लाल किले पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन किसी फिल्म या स्टैंड अप कॉमेडी का इवेंट नहीं है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर जाकर आप अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं, पसंद की सीट और पंक्तियां चुन सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है, शरद पवार ने भी बयान जारी किया है कि नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान आया है। ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। 15 अगस्त के दिन जिस किसी ने भी राहुल गांधी को पीछे की कतार में बिठाने की प्लानिंग की होगी, उसने उस दिन राहुल गांधी को चर्चाओं में आगे की सीट पर ला दिया। लेकिन यह कहने की बात है, ऐसा कहने वाला गलत काम का फायदा बता रहा है कि आपको गिरा दिया गया, मगर अखबार में तस्वीर तो आपकी ही छपी। बहस केवल पीछे बिठाने को लेकर नहीं हो रही, कैमरे में दिखाने को लेकर भी हो रही है। ओलंपिक खिलाड़ियों के पीछे राहुल गांधी को बिठाया गया। उनकी मौजूदगी नोट करने लायक ना लगे, इस तरह कैमरों ने भी उन्हें दिखाया और देखा। उनसे ठीक आगे वाली कतार में भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक विजेता खिलाड़ी दिखे, PR श्रीजेश और कप्तान हरमनप्रीत सिंह, साथ में कुछ अधिकारी भी। भारतीय खिलाड़ियों में शूटिंग चैंपियन मनु भाकर भी हैं। राहुल को अन्य नेताओं से दूर बिठाया गया है। जिस देश में संपादक से लेकर सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार कर कई महीनों के लिए जेल में डाला जा सकता है, वहां नेता प्रतिपक्ष को पीछे ही सही एक कुर्सी तो दे ही दी गई। लोगों को बिना किसी बात के, लोगों को 5-5 साल जेल में बंद कर दिया जाता है, जमानत तक नहीं मिलती, और आप हैं कि कुर्सी को लेकर बहस कर रहे हैं। राहुल गांधी को पीछे बिठा दिया गया। यह काम कौन कर सकता है पीछे बिठाने का? किसका आइडिया रहा होगा? ऐसा काम करने के लिए आपको वाकई बिना छुट्टी काम करने की आदत होनी चाहिए। कई साल तक बिना छुट्टी के काम करने का ही ऐसा रिजल्ट निकलता है। तभी आप एक एक चीज पर फोकस कर पाते हैं। गमला कहाँ रखा जाएगा, कुर्सी कहाँ होगी, मैं किस दरवाजे से आऊंगा, और बाकी कोई नहीं दिखेगा। लाल किले पर जो हुआ उसे उन कड़ियों के साथ देखा जाना चाहिए जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। बीजेपी और सरकार के मंत्री फिर से उनके व्यक्तित्व, पहनावे और चाल ढाल को लेकर लेक्चर देने लगे। 10 साल तक संसद में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, और अचानक से नेता प्रतिपक्ष हो जाए तो कैमरे को भी फोकस करने में लगता है टाइम लग रहा है। इसलिए इसकी भी बात उठ गई कि कैमरे ने जानबूझकर राहुल को ओझल सा दिखाया। इससे यह भी पता चल रहा है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वह नेता प्रतिपक्ष का क्या करे,
कैसे संवाद करे और क्या उस गंभीरता से नोट करे जिस बात का लेक्चर राहुल को वो खुद दे रही है कि आप नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, जरा गंभीर हो जाइए। भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर देते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज, मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। एक नहीं, ऐसे अनेक प्रसंग हैं। इसे स्कूलिंग कहा जा सकता है। स्कूलिंग का मतलब जैसे टीचर बात बात में टोकते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे मत बोलो, चलो पन्ने पलटो, बात मत करो, आदि आदि। स्कूलिंग का अर्थ लोकतंत्र के विरोध से भी निकलता है। जो हम कहें वही सुनो और चुप कर सुनो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने भाषण में बार बार लोकसभा के भीतर बालक बुद्धि का इस्तेमाल किया। राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों से जाहिर कर दिया कि वे राहुल के लिए ही बालक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। रही कसर बीजेपी ने पूरी कर दी। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल को बालक बुद्धि कह दिया। नेता प्रतिपक्ष को आप बालक बुद्धि कहते हैं तो कभी ट्यूशन लेने की नसीहत देने लग जाते हैं। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। इसीलिए हमने स्कूलिंग का इस्तेमाल किया कि इस बार बीजेपी राहुल गांधी की स्कूलिंग करने में लगी है। 10 साल तक पप्पू बताती रही। वह अभियान जब फेल हो गया तो नया शुरू किया गया। अभियान दरअसल वही है, बस इस बार उसकी पैकेजिंग अलग कर दी गई है। आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया।
तो आपने देखा गृह मंत्री ट्यूशन रखने की नसीहत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बालक बुद्धि और संबित पात्रा मम्मी मम्मी कह रहे हैं। राहुल गांधी को कई बार कहा जा रहा है कि आपको बहुत बार समझाया है, समझाने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। आपसे यह अपेक्षा है, उम्मीद है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। यह केवल सदन में नहीं हो रहा बल्कि सदन के बाहर भी किया जा रहा है। ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो प्लीज, बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लेज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया काल संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलें, नीतियां पे बोलें, कार्यक्रमों में बोलें। अब व्यक्तिगत रूप से नेता प्रतिपक्ष को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सरकार खुद भूल जाती है कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। लोकसभा में जब भी राहुल गांधी बोलने के लिए उठते हैं, उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया जाता, मगर सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से नियमों का हवाला देकर हमला किया जाता है, उन्हें नौसिखिया साबित करने लग जाते हैं। जैसे राहुल गांधी को पता ही नहीं हो कि उन्हें क्या बोलना है। उनके आरोपों पर जवाब कम आएगा, ऐसा बहुत कम होगा। अक्सर राहुल गांधी को बोलने का तरीका सिखाया जाने लगता है। रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर, हाउ कैन PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be?
सर ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है, आधा आधा, ये पहले हम देखा नहीं हमने। एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 प्लीज 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 नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। इन प्रसंगों से पता चलता है कि राहुल गांधी का इस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर लौटना सरकार को अच्छा नहीं लग रहा। तो सरकार क्या कर रही है? एक आदर्श नेता प्रतिपक्ष गढ़ने में लगी है, बता रही है, लेकिन सरकार का जो व्यवहार है क्या वह उचित है, आदर्श है? क्या अनुराग ठाकुर का बोलने का आदर्श तरीका है? जब उन्होंने कहा कि जिनकी जात का पता नहीं वे जाति की गणना की बात करते हैं, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह सोच जातिवादी तो है। राहुल गांधी के सामने आपने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप लोकसभा में इस तरह से बोल सकते हैं, ये बात कह सकते हैं, तब तो फिर आप किसी को भी इस तरह से बोल सकते हैं। यह तब है जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा, मुझे नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कही यह बात व्यंग्य में तो नहीं कही। राहुल गांधी को बीजेपी और सरकार कितनी गंभीरता से लेने लगी है अब पता चल रहा है। क्या ऐसा है कि सरकार और बीजेपी ने मिलकर राहुल गांधी के लिए कई सारे ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं? एक का नाम राहुल गांधी मॉनिटरिंग सेंटर, एक का नाम राहुल गांधी बैशिंग सेंटर, एक का नाम राहुल गांधी स्पीकिंग सेंटर, एक का नाम राहुल गांधी ड्रेसिंग सेंटर। ड्रेसिंग राहुल गांधी को कहां क्या पहनना चाहिए, इस पर भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया गया है। राहुल गांधी संसद में टी शर्ट में आते। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल का यही मुख्य पहनावा हो चला है। जब उनसे पूछा गया सर्दी नहीं लगती तो उन्होंने कहा, देखना चाहता हूं कितना सह सकता हूं, देश के लोग हर रोज सहते हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कुर्ता पजामा को अलविदा कह दिया। 15 अगस्त को कुर्ता पजामा में ही लाल किला गए, राष्ट्रपति से मिलने भी गए तो कुर्ता पजामा में, लेकिन मुख्य रूप से अब पतलून और सफेद रंग की टी शर्ट में नजर आते हैं। बस बीजेपी और संबित पात्रा को उनका यह पहनावा पसंद नहीं आ रहा। मैं पीछे बैठता हूं और सब कुछ देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं। मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। उनके बॉडी लैंग्वेज में ही एरोगेंस झलकता है। 10 साल में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। इसके पहले तो देश में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। कायदे से राहुल के सवालों पर सीधे जवाब आने चाहिए। तो बात बुद्धि की हो रही है, पतलून की हो रही है, टी शर्ट की हो रही है। संबित पात्रा ने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा यह भी बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में कैसे बैठते हैं। संबित जी को बीजेपी में राहुल गांधी एटिकेट सेंटर खोल लेना चाहिए। मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से। मैं देखता हूं राहुल गांधी जी की तरफ कैसे बैठते हैं वो।
ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे, हाथ पसार करके, पैर उठा करके। अरे भैया, ये तुम्हारे परिवार का ड्राइंग रूम नहीं है राहुल बाबा, ये तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्रीज पार्लियामेंट, दिस इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ये भारतवर्ष के लोकतंत्र का मंदिर है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने कभी उनको इस प्रकार से बैठे हुए देखा है? और मैं तो कहता हूं, इससे पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी कभी आपने ऐसे बैठे हुए देखा है? संबित पात्रा की बातों से लग रहा है कि जल्दी ही टी शर्ट को असंसदीय घोषित कर दिया जाएगा। अजीब अजीब विचित्र प्रकार के तर्क गढ़े जा रहे हैं। जिसे आप इतनी मेहनत से बैठना सिखा रहे हैं, उसे ही आप स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में पिछली पंक्तियों में बिठा देते हैं, जबकि वह नेता प्रतिपक्ष है। सरकार अगर इतनी बारीक नजर से महंगाई और बेरोजगारी को देख ले तो 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज देने की नौबत ही नहीं आती। दरअसल राहुल गांधी आचरणों की उस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के दौरान बनाया है। उन्हें देखते ही आसपास के लोग सहम जाते हैं, राहुल गांधी को देखते ही आसपास के लोग सहज हो जाते हैं। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी की बनाई हुई इस आचरण व्यवस्था के समानांतर अपनी आचरण व्यवस्था बना रहे हैं। कैमरे के सामने दोनों नेता कैसे दिखते हैं और दिखाए जाते हैं, इसी का अध्ययन किया जाए तो काफी कुछ समझने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और कैमरे के बीच कौन आएगा कौन नहीं आएगा, यह भी तय लगता है। कई ऐसे वीडियो वायरल मिल जाएंगे जिसमें किसी अफसर को फ्रेम से धकियाकर हटाया जा रहा है तो पार्टी के नेताओं को भी हटाया जा रहा है। एक बार तो बेहद लोकप्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को अमित शाह ने हाथ पकड़कर कैमरा फ्रेम के रास्ते से हटा दिया क्योंकि प्रधानमंत्री सामने थे। ऐसा ही फेसबुक के श्री मार्क जकरबर्ग जी के साथ भी हुआ। अब चूंकि कैमरे और पीएम के सामने कोई नहीं होगा, इसलिए हटाने का काम भी कई बार प्रधानमंत्री को ही करना पड़ता है, रोकने का काम भी उन्हीं को करना पड़ता है। कई बार लोग खुद ही से अलग हो जाना समझ जाते हैं। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माला के भीतर पीएम के साथ आ तो रहे थे, लेकिन तुरंत समझ गए कि आना नहीं है और अंदर आते आते बाहर चले गए। राजनाथ सिंह का दुख सोचिए तो राहुल गांधी का दुख आपको छोटा लगेगा। नड्डा जी भी इसी माला के भीतर आ ही रहे थे कि आते आते बाहर हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जब पूजा करने जाते हैं तो किस तरह कैमरे को चारों तरफ तैनात किया जाता है, सीधा प्रसारण होता है। इतने कैमरे लगे होते हैं कि एक कैमरे में दूसरा कैमरा आ जाता है, मगर उनके सामने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को आने की इजाजत नहीं। प्रधानमंत्री ध्यान भी करते हैं तो कैमरों को ध्यान रखना पड़ता है। कैमरे में प्रधानमंत्री अकेले दिखते हैं, लेकिन जब आप सभी कैमरों के साथ प्रधानमंत्री को देखेंगे तो कई सारे लोग उनके आगे पीछे हलचल करते नजर आएंगे। कैमरे के फ्रेम से बाकियों को जिस तरह से बाहर किया जाता है उस पर विचार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कैमरा उन्हें मेन स्ट्रीम बनाता है, केंद्रीय तत्व बनाता है, एक राष्ट्र एक नेता बनाता है और बाकी नेताओं को, बीजेपी के ही नेताओं को हाशिए पर धकेल देता है। भारत में कौन किसके सामने खड़ा होगा, कौन किसके सामने बैठेगा या नहीं बैठेगा, इसे लेकर एक पूरा अपमानित शास्त्र और संहिता मौजूद है। किसे कहां बिठाना है यह केवल सामंती सोच का हिस्सा नहीं, जातिवादी सोच का भी हिस्सा है और स्त्री विरोधी सोच का भी। लड़कियों को भी सिखाया जाता है किसके सामने बैठना है, कैसे बैठना है। वही ट्रेनिंग आजकल राहुल गांधी के संदर्भ में होती नजर आ रही है। कुर्सी पर पहुंचते ही इस अपमानित शास्त्र और संहिता का भाव व्यक्ति के भीतर जाग जाता है और वह तय करना शुरू कर देता है कि मेरे सामने कौन कौन नहीं बैठ सकता और कौन कौन नजर नहीं आ सकता, कौन कौन खड़ा नहीं हो सकता। यही सामंती, जातिवादी, स्त्री विरोधी
अलोकतांत्रिक सिस्टम मिला जुला कर सरकारी सिस्टम में प्रोटोकॉल के नाम पर रच बस जाता है। अब इसमें कैमरा भी शामिल हो गया है जो दिखाता है और नहीं दिखाता है। लाल किले पर जो राहुल गांधी के साथ हुआ वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ रोज होता है, उफ तक नहीं कर पाते। पुल बनाने वाले, रेल चलाने वाले मंत्री तक नजर नहीं आते, केवल उद्घाटन के वक्त मोदी जी ही नजर आते हैं। इस तरह के फ्रेम में आगे की सीट पर भी मोदी, पीछे की सीट पर भी मोदी नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं भटक कर निर्जन स्थल पर आ गए हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह सुनसान इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए बाकी नेताओं को यहां आने से रोका गया है, जिस तरह से राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बिठाया गया था। इसके बरक्स जब आप राहुल गांधी का कैमरे को लेकर व्यवहार देखते हैं तो काफी कुछ अलग दिखता है। कई बार पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उन्हें ज्यादा भाव दिया जाता है, स्वाभाविक तौर पर, कि बीच की सीट पर बैठें या पहले बैठें। राहुल अपनी कुर्सी दूसरे वरिष्ठ नेताओं के लिए छोड़ते नजर आते हैं। हम यह उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आप देख सकें कि कैमरे के सामने मोदी कैसे किसी को बिठाते हैं, खुद कैसे बैठते हैं, और राहुल गांधी कहां और कैसे किसी को बिठाते हैं, खुद कैसे बैठते हैं। क्योंकि बात बिठाने की हो रही है तो देखना चाहिए कि जब मोदी बैठते हैं तो उनके साथ कौन कौन कैसे बैठा हुआ दिखता है, सहमा हुआ दिखता है, और जब राहुल गांधी बैठते हैं तो उनके साथ कौन कौन कैसे बैठा दिखता है, सहज दिखता है। राहुल को हाल ही में इस बात के लिए आईटी सेल ने ट्रोल किया कि राहुल खड़गे के हाथ से पानी नहीं पी रहे क्योंकि वे दलित हैं, जबकि उस वीडियो की सच्चाई यह थी कि खड़गे जब अपने पीने के लिए बोतल उठाते हैं, राहुल उनके सम्मान में खुद बोतल खोलकर ग्लास में पानी डालकर देते हैं। खड़गे के साथ होते हैं तो उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, हाथ पीछे बांधकर खड़े नजर आते हैं। क्या आप बैक बेंचर रहे हैं कभी? पीछे बैठने वालों को अक्सर खराब छात्र समझा जाता है। कई बार लंबाई के कारण भी छात्र पीछे बिठा दिया जाता है और कई बार सजा के तौर पर पीछे की बेंच पर भेजा जाता है। पीछे बिठाने का दर्द आप उन सांसदों से भी पूछिए जो लोकसभा में सबसे पीछे बैठते होंगे। मुश्किल से कैमरा उनकी तरफ जाता होगा। लोकसभा की कार्यवाही का वीडियो प्रसारण का अध्ययन कीजिए, देखिएगा कि जो रिकॉर्डिंग डाली जाती है यूट्यूब चैनल में, उसमें केवल प्रधानमंत्री या स्पीकर को ही आते हुए क्यों दिखाया जाता है। क्या बाकी सांसद नहीं आते हैं? क्या वे कहीं से भी प्रवेश नहीं करते हैं? वे भी तो आते होंगे। स्पीकर को इस पर विचार करना चाहिए। सदन के भीतर सब बराबर होते हैं, लेकिन कैमरा कुछ ही लोगों को प्रमुखता से दर्ज करता है, एक किस्म का प्रोटोकॉल रचता है। अब तो विपक्ष के हंगामे को दिखाया भी नहीं जाता। हंगामा विपक्ष कर रहा होता है और कैमरा स्पीकर को फोकस कर रहा होता है। लोकसभा के कैमरे ने 10 साल में सदन के लोकतंत्र में एक नया ऑर्डर बनाया है, उसका भी अध्ययन कीजिए। यह सारा खेल कैमरे का है। अगर आपने कैमरा कंट्रोल कर लिया तो बाकी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। हुआ यह कि इतने कंट्रोल के बाद भी राहुल गांधी ने अपनी जगह बना ली। यहां तक वे बिना गोदी मीडिया और कैमरे की कृपा से आ गए। प्रधानमंत्री ने जितना निवेश कैमरे पर दिखने और दिखाए जाने में किया, दूसरे को ना दिखाए जाने में किया। राहुल गांधी ने ठीक उल्टा किया। वे कैमरा कंट्रोल के जरिए राजनीति में प्रासंगिक नहीं बने, बल्कि गोदी मीडिया की खुलकर आलोचना करते थे। 2024 की उनकी जो भी सफलता है, उसमें कोई नहीं कह सकता कि कैमरे के मैनेजमेंट से सब हुआ। जरूर यूट्यूब के चैनल पर उनके व्यूज पीएम मोदी से ज्यादा हैं, लेकिन जिस लेवल का कवरेज प्रधानमंत्री मोदी को गोदी मीडिया और अखबारों से मिला, उसका चौथाई भी राहुल गांधी को नहीं मिला। राजनीति में ना, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। एक होता है जो सुबह उठता है, कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसकी थिंकिंग होती है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं, मैं उसके बीच में पैदा हुआ। अब अजीब सी बात है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है।
वो मेरे लिए औजार है, वो मेरे लिए औजार है कि उसका मैं प्रयोग जनता की मदद करने के लिए कैसे करूं। वो मेरे लिए मतलब ड्रग नहीं है, नशा नहीं है। मैंने अपनी दादी की लाश देखी है, पिता की लाश देखी है। तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के अंदर एक पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन कभी होता ही नहीं है। पूरी जिंदगी निकल जाती है, सुबह उठते हैं, किसी को काटते हैं, किसी को डराते हैं, किसी से लड़ते हैं, कोई सूट पहन लेता है, कोई मतलब अलग अलग वीडियो बनाते हैं, तो उनको तो छोड़ दो। तो कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलीम जावेद की फिल्में खूब देखी होंगी। हम नहीं जानते कि उन्हें फिल्मों का शौक रहा भी है या नहीं, मगर ऐसा लगता है कि कैमरों के बीच वे फिल्म के किसी सीन को जी रहे हैं। उनके कई वीडियो को देखेंगे तो लगेगा कि एंट्री सीन काफी सोच समझकर डिजाइन की जाती है। प्रधानमंत्री को कैसे आता हुआ दिखाना है, इसकी तैयारी की जाती होगी। यह एक तरह का एंट्री सीन ही है। प्रधानमंत्री जब लाल किले पर राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए रवाना हो रहे थे, एंट्री सीन में एक्शन होता है, अचानक से प्रवेश होता है, मगर यहां तो वॉकिंग सीन नजर आ रहा है। इसमें प्रधानमंत्री एक ही चाल में चले जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। पता चल रहा है कि उनके साथ का कैमरा अब थक चुका है, उसके भीतर कोई आइडिया नहीं बचा है, फोकस की कोई कल्पना नहीं बची है। जंजीर फिल्म का एक सीन है, जब अभिनेता प्राण थाने की कुर्सी पर बैठते हैं तो थानेदार अमिताभ लात मारकर कुर्सी को दूर कर देते हैं। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस संवाद को आप कई तरह से देख सकते हैं। एक नजरिया यह भी हो सकता है कि अमिताभ बच्चन का किरदार यह स्थापित करता है कि थाने की कुर्सी किसी के बाप की नहीं है। एक तरीका यह भी हो सकता है देखने का कि फिल्म में अमिताभ का किरदार तो अनाथ है, यानी उनके बचपन में कोई ऐसी चीज नहीं रही होगी जिस पर वे अपने बाप के नाम पर दावा कर सकते थे, लेकिन भाषा में यह बाप आ जाता है। इसी तरह से तो समाज में मौजूद जातिवादी और सामंती सोच हमारे भीतर भाषा के जरिए प्रवेश करती है और व्यवहार में दिखने लग जाती है। नायक का यह संवाद और सीन कि यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, सत्ता के पीछे के सामंती चेहरे को भी दिखाता है। असली लड़ाई तो यही है कि इस समय कुर्सी किसके बाप की है, कौन बेदखल किया जाता है और बेदखल करने वाला कौन है। भारत की शासन व्यवस्था नीचे से लेकर ऊपर तक बैठने के लिहाज से बनाई गई है, खड़े होने के लिहाज से बनाई गई है। सबके बैठने और खड़े होने की जगह तय कर दी गई है। सिपाही दारोगा के सामने खड़ा रहेगा, दारोगा एसपी के सामने, एसपी डीजीपी के सामने और डीजीपी मंत्री के सामने और मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सामने। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीछे बिठाकर शासन व्यवस्था ने भरोसा दिलाया है कि उसके भीतर कुछ भी नहीं बदला है और न बदलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।